हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं। तो हमारे शहर के माशाल्लाह मास्टर सुलेमान साहब भी यहीं मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो चूंकि माहौल और हालात ऐसे थे कि हमने सुबह के इस मौके को गनीमत जाना और ये सोचा कि मास्टर साहब से बात कर ली जाए। चूँकि आप INL के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, इंडियन नेशनल लीग के। केरला में आप हुकूमत के भागीदार भी हैं, आपके मंत्री भी हैं वहाँ पे। तो मौलवी साहब ये बताइए कि हम आपसे भी कह ही रहे थे कि आज़म खान साहब से एक मुलाकात कर लें चल के, और फिर खबर आ गई बड़ी अफसोसनाक कि वो दोबारा चले गए। और जबकि वो जो पैन कार्ड का मसला था वो उनके बेटे का था, लेकिन वो मावनत में उनको ले लिया, वो भी चले गए। क्या कहेंगे इसके बारे में जो इस तरह से उनको उठाया आज़म खान साहब? देखिए, बड़े अफसोस की बात यह है कि मुल्क में जमहूरियत होते हुए भी इम्तियाजी मामलात हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटरी मामलात हो रहे हैं। मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ, मुझे मालूम है कि अगर किसी के यौम पैदाइश जन्म तिथि में कोई गलती हो गई है तो फिर उसको तब्दील करने का एक प्रोसेस, एक तरीका है। वो प्रोसेस यही है कि उसका जहाँ जन्म हुआ है, हॉस्पिटल में अगर हुआ तो उसकी हॉस्पिटल की सर्टिफिकेट, मेडिकल वेरिफिकेशंस करके उसको सही कराया जा सकता है। और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो होता है, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापिका जो भी हो, वो उसे सही करके रिकॉर्ड को कर सकते हैं। हो सकता है इसी बुनियादों पर अब्दुल्ला आजम की तारीख पैदाइश जो है सही कराई गई हो। और मुझे यकीन है कि चूंकि आजम खान LLM है, हाईली क्वालिफाइड हैं, ला जानते हैं, तो कोई कानून शिकनी नहीं करेंगे। लेकिन मुल्क में चूंकि इम्तियाजी, जैसा मैंने कहा, इम्तियाजी मामलात हो रहे हैं। अगर कोई अब्दुल्ला है तो वो सजा का मुस्तहिक है, और अगर कोई दूसरा है तो उस पर छूट है। अच्छा, वो जानते हैं, स्मृति ईरानी की यौम पैदाइश और क्वालिफिकेशन के बारे में बड़े सवालात किए गए, जवाब नहीं आया आज तक। खुद वजीर आजम की क्वालिफिकेशन पे सवालात किए गए, सर्टिफिकेट दिखाई गई जो इत्मीनान बख्श नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, लेकिन उस पर कोई मामला नहीं हुआ। चूंकि ये निज़ाम आज का पूरे संवैधानिक संस्थाओं पर, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एजेंसीज हैं उन पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। उसमें जुडिशरी में बहुत से लोग भी उनसे मुतासिर या उनके दबाव में आकर फैसले कर रहे हैं। इसको देश जान रहा है, देख रहा है। मैं समझता हूँ इसी ज़िम्न में ये फैसला आया है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसे इंसाफ कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि स्मृति ईरानी का जो मैटर है, जिस दिन से आजम खान दोबारा गए हैं तो मैटर आ रहा है कि स्मृति ईरानी के पास भी 2 पैन कार्ड हैं और वो अभी तक के आज़ाद घूम रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ भी जो है कोई एक्शन लिया जाएगा इस गवर्नमेंट में? देखिए, इस सरकार के रहते हुए तो इंसाफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपको मालूम है कि 2 बड़े लीडर बीजेपी, उन्होंने दिल्ली में वोट डाला था और बिहार में वोट डाला। यानी 2 वोटर कार्ड रखना भी जुर्म है। और ये मीडिया में बाकायदा वायरल हुआ, नाम के साथ वायरल हुआ, लेकिन कहीं सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैंने जैसा कहा कि मुल्क में इम्तियाजी इंसाफ हो रहा है, कानून फैसले हो रहे हैं। भाई, 1-2 मामले थोड़े ही। आप देखिए, हमारे बहुत से नौजवान JNU के स्कॉलर्स, PhD होल्डर स्कॉलर्स, जिन्हें मुल्क की खिदमत करना है, उन पर फर्जी मुकदमे किए गए। 5 साल हो गए, चार्जशीट नहीं, ट्रायल नहीं है, जमानत भी नहीं है। जबकि कानून यह है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग नहीं हो रही है। कभी जस्टिस माननीय न्यायमूर्ति नहीं है तो कभी सरकारी लीडर नहीं है। तो ये नाइंसाफी जो है ये रैम्पेंट है, आम है, पूरे मुल्क में है और देश को देख रहा है। आई लव मोहम्मद पे तौकीर रजा साहब बंद हैं, लाठीचार्ज हुआ और बिल्डोज किए गए इमारतें उनसे मुताल्लिक। और बाबा बागेश्वर जो हैं इस वक्त में पूरे मुल्क में हिंदू राष्ट्र के लिए बाकायदा रैली कर रहे हैं। और बड़ी बात यह कि CM साहब उनके साथ हैं। तो क्या सारे इदारे हिंदुस्तान में हैं या इदारे हैं या ख़त्म हो गए? इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाहे वो खालिस्तान बनाने का नारा हो, अज़्म हो, या हिंदू राष्ट्र बनाने का, दोनों ही देशद्रोही के जज्बाते हैं।
एंटी नेशनल है काम। लेकिन अफसोस कि यूपी का मुखिया उनका संरक्षण कर रहा है। क्या कर सकते हैं, बस सिवाय इसके कि जनता खड़ी हो, जनता सवाल करना शुरू करे। हर गली हर कूचे पर लोगों को सवाल करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जब तक संविधान है, लोकतंत्र का दावा है, हमें लोकतंत्र की पासदारी करनी चाहिए, संविधान के साथ खड़े होकर के अपनी बात करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। महमूद पराचा साहब ये कहते हैं कि कोर्ट जो हम बार बार जा रहे हैं तो कोर्ट से हमें 20% रिलीफ मिल सकता है, हमको तो सड़कों पे आना चाहिए। और ये जो अपोजिशन का स्टाइल है कि वो एनजीओ की तरह एक्स पे बात करते हैं, तो इतना होने के बाद आखिर कब अपोजिशन सड़कों पे उतरेगा, जबकि बिहार का मामला भी आ गया, बिहार से पहले का मसला था। तो ये आपको लगता है कि अपोजिशन पूरी तरह सड़कों पे उतरेगा? देखिए, मैं तो देश की महान जनता पर मेरा बड़ा विश्वास है। आज नहीं तो कल देश की जनता सवाल करेगी, और जो संवैधानिक उसको अख्तियारात हैं, अधिकार है कि वो गलत पॉलिसी के खिलाफ खड़ी हो, आंदोलित हो, सत्याग्रह करे। मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल हमारा नौजवान खड़ा होगा। नौजवानों में बेचैनी है, रोजगार नहीं है, उनके लिए कोई उनका भविष्य नजर नहीं आ रहा है। ये बेचैनी देर सबेर आंदोलन में तब्दील हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नेताओं को अपना काम करना चाहिए। जो नेता हैं देश के जाने माने, उनको डर से बाहर आना चाहिए। और जो सरकार गलत है, उसकी नीतियां गलत हैं, एंटी पीपुल है, जन विरोधी उसकी जो नीतियां हैं, उसके खिलाफ जनता में आवाज देनी चाहिए, खड़ा होना चाहिए। पार्टियों से ऊपर उठकर देश के हित में आज नेताओं को एक साथ बैठना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है और इतनी जल्दबाजी में हो रहा है कि 3 महीने के अंदर एसआईआर को कंप्लीट करना है, क्या इसके पीछे का कोई उद्देश्य आपके समझ में आता है, या ये इतनी जल्दी एसआईआर होना मुमकिन है, जबकि कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं कि उन पे काम का प्रेशर इतना है? तो ये एसआईआर को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे मजाक है। 1 महीने में एसआईआर मुकम्मल नहीं हो सकता है। बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जिनकी शिफ्टिंग होती है, मोहल्ला बदल लेते हैं, मकान बदल लेते हैं, बच्चियों की शादी हो जाती है, ससुराल आ जाती हैं। जाहिर है उनका जो 2003 का वोट है वो ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने कल अपना फॉर्म भर के जमा किया, रात तक उसका जो है सर्वर डाउन था, और वो बेचारा बीएलओ परेशान है। वो कल रात तक पूरे दिन में, मैंने 12 बजे उसको दिया था, पूरे दिन में वो चेक नहीं कर सका 2000 का मेरा रिकॉर्ड। तो आप समझ सकते हैं जब मेरा ये मामला है तो बेचारे वो जो अशिक्षित हैं या सेमी लिटरेट हैं, गांव के लोग हैं, ये एसआईआर ही किया जा रहा है, देश के मूल निवासियों के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। और ज्ञानेश जी तो बीजेपी के बाकायदा एक कार्यकर्ता होकर रह गए। क्या करेंगे जब सब लोग बेबस महसूस कर रहे हैं? जिन इदारों को अपना काम करना चाहिए वो इदारे काम नहीं कर रहे हैं, मुल्क में खुलेआम हिंदू राष्ट्र के लिए कैंपेनिंग हो रही है। ऐसे में जो आपकी पार्टी है इंडियन नेशनल लीग, जो हिस्सेदार भी है केरला में हुकूमत में, उसका मौक़िफ़ क्या है और आप लोग क्या करेंगे इस सिलसिले में? आपका योगदान क्या होगा? देखिए, जहाँ जनता हमारे साथ खड़ी होती है, केरला में जनता हम लोगों के साथ खड़ी है। केरला में बीजेपी का अकाउंट नहीं खुलता है। बीजेपी वहां तमाम साजिशें नहीं कर सकती, करती है तो नाकाम हो जाती है। अमित शाह जी केरला गए, हजारों लोग कर्नाटक से बुलाया, महाराष्ट्र से बुलाया, बसों में लोग आए, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें खदेड़ दिया, वापस चले गए कि आप बाहर से आकर हमें डिस्टर्ब ना करिए। हमारा शांतिपूर्ण समाज है, हम राजनीति में एक दूसरे का विरोध करते हैं लेकिन अशांति नहीं पैदा होती है। लिहाजा मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं लोकतांत्रिक मान्यताओं पर विश्वास करता हूँ और मैं यकीन करता हूँ इस बात पर कि देश की महान जनता लोकतंत्र की अस्मिता को बचाएगी। आज नहीं तो कल खड़ी होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखा, बीजेपी की 34 सीटें नीचे आ गई। इसके माने जनता फैसला दे सकती है। हमारा काम है जनता को जगाते रहना, जनता के अंदर मायूसी न पैदा हो, लोकतंत्र पे उसकी विश्वसनीयता कमजोर न हो। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, करते रहेंगे। हमें पूरा यकीन है कि देर सवेर जनता जागेगी और ये जुल्म का अंधेरा
छटेगा, रोशनी आएगी। ये प्रोफेसर सुलेमान साहब इंडियन नेशनल लीग के कौमी सदर जिनसे हम बात कर रहे थे, कहते हैं कि हम केरला में नहीं घुसने देंगे बीजेपी को, लेकिन यही दावा कभी बिहार भी किया करता था। आज बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बन के उभर आई है। अब देखना ये है कि हमारी और हमारे अपोजिशन की तगो-दो क्या इस तरह से जो गैर कानूनी तरीके से तमाम इंस्टीट्यूशंस को मिला के बीजेपी का सफ़र आगे बढ़ने का है, ये जारी रहेगा, या अपोजिशन इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को मजबूर करेगा कि वो संज्ञान लें और मुल्क के जो जमहूरियत है उसको बचा सकें। शुक्रिया।